और वो इंसान अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन सबमिट करे इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप रजिस्टर कर सकती है। जानते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले, ही शुड नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन। मतलब वो किसी ऐसी कंट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जहां पर इंडियंस को सिटीजन बनने से प्रिवेंट किया जाता है। दूसरा, अगर उसके पास किसी और देश की सिटीजनशिप है तो वो सिटीजनशिप को रिनाउंस करे ताकि इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सके, तो ही शुड रिनाउंस अदर सिटीजनशिप। इसके साथ ही डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने पहले ही शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया और इन्वॉल्व इन सर्विस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने पहले वो या तो इंडिया में रहे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहा हो। पार्टली ये करे और पार्टली ये, मतलब पार्टली दिस एंड पार्टली दैट इज ऑल्सो परमिसिबल। इसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने पहले क्या करना है वो तो यहां दिया गया है, पर इस 12 महीने के पहले जो 14 साल का पीरियड है, इसमें ही शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया और परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस। तो इन 14 साल में एग्रीगेट एटलीस्ट 11 साल के लिए उसे ये करना होगा। इसमें भी पार्टली दिस एंड पार्टली दैट इज परमिसिबल। नेक्स्ट, ही शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर और 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस प्रिस्क्राइब की गई है उसकी उसे एडिक्वेट नॉलेज हो। इसके बाद अगर नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट उसे ग्रांट किया जाता है तो ही शुड इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया। मतलब नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो इंडिया में ही रहना चाहता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो ये सारी क्वालिफिकेशंस वेव ऑफ कर दे अगर किसी इंसान ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस परफॉर्म की हो साइंस, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, पीस या ह्यूमन राइट्स की फील्ड में। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जो इन फील्ड्स में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस परफॉर्म कर चुका है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी या इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन वेव ऑफ कर सकती है। तो ये है नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस, जो कि है सेक्शन 6, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत सारे और बहुत मेजर अमेंडमेंट एक्ट्स इंकॉर्पोरेट करता है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 1986, 92, 2003 और 2005 के अमेंडमेंट एक्ट्स। क्विकली जानते हैं कि इन अमेंडमेंट एक्ट्स में ऐसा क्या स्पेशल था। तो 1986 से पहले एक्ट ये कहता था कि बस अगर किसी का बर्थ इंडिया में हो जाए तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1986 ने इस प्रोविजन को चेंज किया और ये कहा कि आपका बर्थ तो इंडिया में होना ही चाहिए, प्लस आपका एटलीस्ट 1 पेरेंट इंडियन होना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए। 92 से पहले ऐसा था कि अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसके फादर का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, मदर का कोई रोल ही नहीं था। 92 के अमेंडमेंट एक्ट ने इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और ये कहा कि बच्चे का कोई भी पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट इंडियन हो सकता है, मदर भी और फादर भी। और 2003 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसी अमेंडमेंट एक्ट से इलीगल इमिग्रेंट की जो डेफिनेशन है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। यही इलीगल इमिग्रेंट जिसकी वजह से 2019 का अमेंडमेंट एक्ट इतने बवाल में रहा। 2003 के अमेंडमेंट एक्ट ने इलीगल इमिग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप को अक्वायर करने से रोका। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। और 2005 के अमेंडमेंट एक्ट ने OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस में मेजर चेंजेस लाए। इन सारे ही अमेंडमेंट एक्ट की इंपॉर्टेंस हम सेक्शन वाइज भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन का जो पहला मोड है वो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि है सेक्शन 3। ये सेक्शन बर्थ के बेसिस पर सिटीजनशिप ऑफर करता है और इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि टाइम के हिसाब से इस सेक्शन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये सेक्शन कहता था कि इस टाइमलाइन में जिसका भी बर्थ इंडिया में हो रहा है उसे ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स इंडियन हैं या नहीं। पर यह किस्सा चला 1987 तक। क्यों? क्योंकि इस टाइम के अराउंड हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारे कंट्री के आसपास के जो भी नेशंस है, वहां से जो भी रिफ्यूजीज या इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अगर उनके बच्चों का बर्थ इंडिया में होता है तो उनको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जा रही है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए 1987 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये नई टाइमलाइन सेट की गई और ये कहा गया कि इस नई टाइमलाइन में जिसका भी बर्थ इंडिया में हो रहा है उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर एटलीस्ट एक पेरेंट इंडियन हो। पर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और इसीलिए आया 2003 का अमेंडमेंट एक्ट, जो फाइनली ये सेट करता है कि 3 दिसंबर 2003 के बाद जिसका भी बर्थ इंडिया में हो रहा है उसे सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या फिर
एटलीस्ट एक पेरेंट इंडियन हो और जो दूसरा पेरेंट है ये इलीगल इमिग्रेंट ना हो। अभी इलीगल इमिग्रेंट क्या होता है? सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 21 भी इलीगल इमिग्रेंट को डिफाइन करता है और ये कहता है कि अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आए बिना वैलिड पासपोर्ट या बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, या फिर वो पासपोर्ट के थ्रू इंडिया तो आ रहा है पर जितने टाइम के लिए उसको परमिशन मिली थी वो उससे ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में रह रहा है, अगर वो ये सारी चीजें करता है तो उसे कहेंगे इलीगल इमिग्रेंट। करेंटली जो लॉ ऑफ द लैंड है वो यही है कि अगर आपका बर्थ इंडिया में होता है और दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या एक पेरेंट इंडियन और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो तो आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगा। नेक्स्ट है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, जो कि है सेक्शन 4। डिसेंट का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स की वजह से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के कारण एक कंट्री से आपका रिलेशनशिप। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि भले ही किसी का बर्थ आउटसाइड इंडिया हो फिर भी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है उसके डिसेंट के कारण। टाइम के हिसाब से सेक्शन 4 में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। जैसे सबसे पहले ये सेक्शन कहता था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिस किसी का भी बर्थ आउटसाइड इंडिया हो रहा है उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके जो फादर है अगर वो इंडियन सिटीजन हो, तो फादर के इंडियन सिटीजन होने की वजह से उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल रही थी। पर ये बात चली 10 दिसंबर 1992 तक, क्योंकि इसके बाद आया 1992 का अमेंडमेंट एक्ट जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता था। तो ये अमेंडमेंट एक्ट ही कहता था कि 10 दिसंबर 92 के बाद जिस किसी का भी बर्थ आउटसाइड इंडिया हो रहा है उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन हो या फिर उसकी मदर इंडियन सिटीजन हो। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद फादर या मदर के इंडियन सिटीजन होने की वजह से आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी। पर ये बात भी चली 3 दिसंबर 2004 तक, क्योंकि उसके बाद जो अमेंडमेंट एक्ट आया और करंटली जो लॉ लागू है वो ये कहता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का भी बर्थ आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उसे ऐसे ही इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उसके बर्थ के 1 साल के अंदर ही उसके पेरेंट्स को उस कंट्री की इंडियन कॉन्सुलेट में उसे एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना होगा, इस अंडरटेकिंग के साथ कि ये जो हमारा बच्चा है, ये जो हमारा माइनर चाइल्ड है, इसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। और करेंटली यही लॉ अप्लाई होता है। तो ये था आपका सेक्शन 4। अब बर्थ या डिसेंट के थ्रू तो बहुत लिमिटेड लोग ही इंडियन सिटीजन बन पा रहे थे, तो इसीलिए इंडियन सिटीजनशिप की प्रोसेस को और वाइडन अप करने के लिए आया है सेक्शन 5, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो कुछ लोगों की कैटेगरी स्पेसिफाई करता है और ये कहता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं अगर एक एप्लीकेशन सबमिट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इन्हें भी एज इंडियन सिटीजन रजिस्टर किया जा सकता है। सेक्शन 5 समझने के लिए इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है PIO, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो इंसान होता है जिसका बर्थ या फिर जिसके पेरेंट्स का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, मतलब ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो, या फिर जिसका बर्थ या जिसके पेरेंट्स का बर्थ एक ऐसी टेरिटरी में हुआ हो जो इंडिया का पार्ट 15 अगस्त 1947 के बाद बना हो, मतलब आजादी के बाद बना हो। जैसे सिक्किम या पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट इंडिपेंडेंस के बाद बने, तो वो इंसान होंगे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। चलिए अब इन कैटेगरीज में कौन कौन लोग आते हैं ये भी देख लेते हैं। एक ऐसा पर्सन जो एप्लीकेशन फाइल करने के 7 साल पहले से इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, या एक ऐसा पर्सन जो इंडिया की बाहर की किसी कंट्री में रह रहा हो, या वो लोग जिनकी शादी इंडियन सिटीजन से हुई हो, या फिर इंडियन सिटीजन के जो माइनर बच्चे हैं वो, या ऐसा कोई भी पर्सन जो फुल एज और कैपेसिटी का हो और जो किसी कॉमनवेल्थ कंट्री या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में रह रहा हो।